हेलो एवरीवन। सो इकोनॉमिक्स के आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जिन चैप्टर से आने हैं वो ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमें कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, और इसके बाद एक और चैप्टर है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, वो चीज़ें बाकी मार्केट बचा हुआ है वो जल्दी ही कर लेंगे, है ना। तो 4 नंबर का आना है कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। जो रेड में मेंशन है वो आपको पहले से ही पता है कि वो क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन है। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स जीरो टोटल यूटिलिटी इज। जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाती है तो टोटल यूटिलिटी क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है, गुणा करता है? बताइए। जब जीरो होती है मार्जिनल यूटिलिटी तो टोटल यूटिलिटी क्या होता है? कांस्टेंट, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है, तो रिमेन्स कांस्टेंट। उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी, अगला क्वेश्चन है, कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, ऑल ऑफ द अबव। सीमांत उपयोगिता हो सकती है ये धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, उपरोक्त सभी। बताइए क्या हो सकती है सीमांत उपयोगिता? पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, जीरो भी होती है, तो डी इज द राइट आंसर। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डाउनवर्ड स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट्स। तटस्थता वक्र का नीचे की ओर ढलान इंगित करता है, क्या बताता है? पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, कांस्टेंट स्लोप, नन ऑफ दीज। भाई नीचे की ओर ढलान होता है, ऐसा होता है इंडिफरेंस कर्व, यूं, तो सॉरी यूं होता है, तो ये नीचे की ओर आता है, इसका मतलब क्या है? स्लोप क्या है? नेगेटिव स्लोप है। यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ लास्ट यूनिट। अंतिम इकाई के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता कहलाती है मार्जिनल यूटिलिटी। जो आखिरी यूनिट आपने कंज्यूम की उससे जो यूटिलिटी मिलेगी उसको हम क्या बोलेंगे? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अकर्स ड्यू टू। मांग की मात्रा में परिवर्तन किसके कारण होता है? किसके किसके कारण? ड्यू टू चेंज इन इनकम, ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ड्यू टू चेंज इन क्वालिटी, ऑल ऑफ द अबव। आय में परिवर्तन के कारण, मूल्य में परिवर्तन के कारण, गुणवत्ता में परिवर्तन के कारण, उपरोक्त सभी। देखो, जब क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होती है तो वो चेंज होता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस, यानी मूल्य में परिवर्तन के कारण, तो सी इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। उसके बाद आगे चलते हैं। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स लीड्स टू। अगर मान लो दो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, टी एंड कॉफी, चाय और कॉफी हैं, चाय का प्राइस बढ़ गया तो क्या होगा? कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। अब इसे हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे हम इंक्रीज इन डिमांड। क्या बोलेंगे? इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, यानी मांग में वृद्धि। An increase in real income of a consumer induce him to buy more commodity whose price has fallen. This is known as। देखो, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाए तो वो क्या करता है? और ज्यादा कमोडिटी खरीदने लगता है। ये क्या है? ये है इनकम इफेक्ट, आय प्रभाव। अगला, ड्यू टू फॉल इन प्राइस ऑफ गुड एक्स डिमांड फॉर गुड वाई राइजेस, द गुड्स आर। देखो, एक्स की प्राइस क्या हो रही है? कम हो रही है, उसकी वजह से डिमांड बढ़ गई वाई की। देखो, कार का प्राइस कम हो रहा है, सॉरी पेट्रोल का प्राइस मान लो कम हो रहा है, वैसे तो बढ़ रहा है, पेट्रोल का प्राइस कम हो रहा है तो कार की डिमांड बढ़ गई। तो कार और पेट्रोल क्या है? आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी पूरक। With increase in price of burgers by 20%, its demand fall by 25%, indicates demand of burger is। देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे कैलकुलेट करते हैं? परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। एक से ज्यादा है तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इलास्टिक डिमांड, ठीक है, या मोर इलास्टिक डिमांड कह सकते हैं। लोचदार या अधिक लोचदार मांग। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है? नेचर ऑफ कमोडिटी, इनकम लेवल, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, ऑल ऑफ दिस। देखो, सारी चीजों का फर्क पड़ता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अगला, फिल इन द ब्लैंक्स। टोटल यूटिलिटी सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। सभी मार्जिनल यूटिलिटी को आप अगर आपस में जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा? टोटल यूटिलिटी।
तो यहाँ पर लिखेंगे सीमांत उपयोगिता। हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर सेटिस्फैक्शन, उच्च संतुष्टि का प्रतिनिधित्व करता है। यूटिलिटी हैज द पावर टू सेटिस्फाई वांट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, मानवीय आवश्यकताओं। लॉ ऑफ डिमांड इज डैश डैश स्टेटमेंट। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? दो तरह के स्टेटमेंट होते हैं, एक क्वालिटेटिव, दूसरा क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब है कि एक स्टेटमेंट है, और क्वांटिटी का मतलब है कि वो डायरेक्शन भी, मतलब वो आपको क्वांटिटी भी में बताएगा। जैसे लॉ ऑफ डिमांड कहता है प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, ये क्वालिटी है। प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगी, कितनी कम होगी ये नहीं पता चलेगा, तो ये क्या है? क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, ध्यान रखना। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसा स्टेटमेंट है? वो क्वांटिटेटिव है। ये गुणात्मक है, वो मात्रात्मक है। When change in demand is less than change in price of commodity, then elasticity of demand will be। मांग में परिवर्तन वस्तु की कीमत में परिवर्तन से कम होता है अगर, तो मांग की लोच क्या होगी? बताइए। कीमत में परिवर्तन से कम होता है डिमांड में परिवर्तन, तो उसकी डिमांड क्या होगी? इन इलास्टिक। क्या होगी? इन इलास्टिक, यानी बेलोचदार। डैश 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 इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन। गोसेन का प्रथम नियम क्या है भैया? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। टोटल यूटिलिटी इज डैश डैश एट द पॉइंट ऑफ साइटिटी। पॉइंट ऑफ साइटिटी में टोटल यूटिलिटी होता है मैक्सिमम। और आप जल्दी से कमेंट करके बताइएगा मार्जिनल यूटिलिटी कितना होता है? टोटल यूटिलिटी तो होता है मैक्सिमम एट द पॉइंट ऑफ साइटिटी पर, और मार्जिनल यूटिलिटी होता है 0, शून्य। यानी कुल उपयोगिता अधिकतम होती है और सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। इंडिफरेंस कर्व आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी घटते सीमांत प्रतिस्थापन दर की वजह से उत्पत्ति के उत्तल होते हैं ये। इंडिफरेंस कर्व रेफर्स टू डैश डैश ऑफ इंडिफरेंस कर्व फैमिली। देखो इंडिफरेंस मैप जो होता है वो फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व होता है, वक्रों के समूह या परिवार, समूह या परिवार, फैमिली या ग्रुप। एट द पॉइंट ऑफ साइटिटी मार्जिनल यूटिलिटी 0, बताया था अभी, शून्य। आगे चलते हैं। ट्रू और फॉल्स। यूटिलिटी इज पर्सनल। बिल्कुल यूटिलिटी पर्सनल होती है, हर पर्सन को अलग अलग यूटिलिटी मिलती है एक ही कमोडिटी से। मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी नेगेटिव, बिल्कुल हो सकता है। गिवन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स, गिवन गुड्स घटिया गुड्स होते हैं, बिल्कुल सही बात है। व्हेन डिमांड शेड्यूल इज रिप्रेजेंटेड बाय डायग्राम इट इज नोन एज डिमांड कर्व। जब डिमांड शेड्यूल को डायग्राम में बनाया जाता है तो इसे डिमांड कर्व कहा जाता है, बिल्कुल ट्रू है। डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट राइट टू लेफ्ट। डिमांड कर्व लेफ्ट टू राइट आता है, नॉट राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो ये गलत है। उसके बाद सब्स्टिट्यूट गुड्स हैव कॉम्पिटिटिव डिमांड। सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्रतिस्पर्धी मांग होती है, जैसे चाय और कॉफी। चाय और कॉफी की अगर हम बात करें तो चाय और कॉफी में आपस में कंपटीशन होगा तो कॉम्पिटिटिव डिमांड होगी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैव ज्वाइंट डिमांड। देखो चाय और चाय पत्ती और शुगर की अगर हम बात करें तो ज्वाइंट डिमांड है, अगर चाय की डिमांड होगी तो शुगर की डिमांड भी होगी, तो ये ज्वाइंट डिमांड है। लाइफ सेविंग ड्रग्स हैव इनइलास्टिक डिमांड। जीवन रक्षक दवाइयां, जैसे अभी आपने देखा होगा ऑक्सीजन वगैरह, प्राइस कितने भी महंगे थे फिर भी लोग खरीद रहे थे, क्यों? क्योंकि लाइफ सेविंग है। ठीक है, इनइलास्टिक डिमांड। उसके बाद टू इंडिफरेंस कर्व कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकते हैं। मतलब इंडिफरेंस कर्व क्या ऐसे हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं हो सकते, वो कभी एक दूसरे को छू नहीं सकते, तो ये गलत है। उसके बाद आगे आइए, एक शब्द में उत्तर देना है। जब व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0 व्हाट विल बी द टोटल यूटिलिटी? मैक्सिमम। जब मार्जिनल यूटिलिटी कितना होता है? 0 होता है, तो टोटल यूटिलिटी क्या होता है? अधिकतम होता है। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ बजट लाइन? बजट लाइन को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइस लाइन, मूल्य रेखा या कीमत रेखा। व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ लग्जरी गुड्स? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लग्जरी गुड्स की क्या होती है? मोर इलास्टिक,
अधिक, लोचदार, एक से ज्यादा। उसके बाद व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, इनवर्स यानी विपरीत संबंध। एज पर द अजम्पशन ऑफ डिमांड कर्व व्हाट इज अज्यूम्ड फॉर इनकम ऑफ कंज्यूमर। देखो डिमांड कर्व के अजम्पशन में इनकम ऑफ कंज्यूमर को, आप लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं उसमें क्या कहता है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, प्राइस के अलावा सारी चीजों को कांस्टेंट मान लिया जाता है, तो इनकम को भी क्या मान लिया जाएगा, कांस्टेंट यानी स्थिर, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जिसमें आगे चलते हैं, मैच द फॉलोइंग, जोड़ी बनाइए, सब्स्टिट्यूट गुड, गिवन गुड, कॉम्प्लीमेंट्री, इस तरीके से है, आप बना सकते हैं और कमेंट पर रिप्लाई भी कीजिएगा, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन होगा, टी एंड कॉफी, तो सब्स्टिट्यूट गुड हो गए टी एंड कॉफी, तो एक पहले को मिलाइए ई से। फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन हो गए, बॉल और बैट, तो ये हो जाएगा आपका डी। गिफिन गुड्स होते हैं कौन से, गिफिन गुड्स होते हैं आपके इंफीरियर गुड, तो ये हो जाएंगे बी। इन इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड किसकी होती है, इन इलास्टिक डिमांड होती है नेसेसिटी के गुड्स की, अनिवार्य वस्तुओं की, तो इसको मिलाएंगे सी से। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड ये है गिफिन गुड्स, यानी गिफिन गुड्स के केस में मांग का नियम लागू नहीं होता, ये ए। टोटल यूटिलिटी है सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, ये है होगा आपका जी से। और बजट लाइन को क्या बोला जाता है, प्राइस लाइन भी बोला जाता है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा आपको, इसको कैसे मिलाएंगे जल्दी से, ए मैं हिंदी में भी यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या होगा ई, यहाँ पे जो ई लिखा है पूरक वस्तुएं, डी गिफिन वस्तुएं, बी बेलोचदार मांग जो है वो होगा आपका सी, मांग के नियम का अपवाद ए, कुल उपयोगिता ये छ लिखा है, और बजट रेखा च। तो इस तरीके से अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके यहाँ पे 4 नंबर हो जाएंगे पक्के। इसमें आपके इकोनॉमिक्स में सिर्फ एक चैप्टर बचा हुआ है, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, उसके ऑब्जेक्टिव, और मार्केट का चैप्टर है उसके, तो वो मैं आपको जल्दी से ही अपलोड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।